नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा। आज है 30 दिसंबर 2020। द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस दोनों न्यूज़पेपर देख लेते हैं आज क्या कुछ नया है। पहले इस कोर्स के बारे में, ये एक फ्री कोर्स है जिसको आप एक्सेस कर सकते हो synopsisis.in की वेबसाइट पर, और बाकी कोर्सेज़ भी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। द हिंदू कोर्स आपको यहाँ मिलेगा, इस लिंक पर आपको मिल जाएगा। और इस कोर्स में आप यहाँ पर जो भी कंटेंट है वो आपको अवेलेबल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी का जो आपका करंट अफेयर मॉड्यूल है वो पूरा यहाँ पर, जैसे 20 तारीख तक का हम लोगों ने अपडेट इंग्लिश के लिए किया है, तो पूरा मंथ का जो PDF है दैट विल बी अवेलेबल फॉर फ्री, तो आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा एक और चीज़ है, जैसे मैंने आपको इस आर्टिकल में अगर आप पढ़ना कि करंट अफेयर्स और कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ का डिफरेंस क्या है, तो सिर्फ करंट अफेयर्स के ऊपर 1 to 31 दिसंबर जो भी 20-25 न्यूज़ हैं, न्यू करंट अफेयर्स, उनको हम रिलीज़ करेंगे। आई रिलीज़ दैट लेक्चर इन 1 वीडियो ओनली। तो देखते हैं न्यूज़ में क्या है। पहली बात, नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2014, इसको दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट केस माना जाता है, जिसमें राइट टू लाइफ की बात की गई थी। राइट टू लाइफ, ठीक है, जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। तो है क्या, ये आपको लिंग चुनने का अधिकार दिया गया। आप देखते होंगे कि कहीं भी जो सेक्स फॉर्म में भराया जाता है ना, तो वहाँ 2 ही ऑप्शन होते हैं, मेल या फीमेल। कहीं तीसरा ऑप्शन, थर्ड जेंडर नहीं होता है, ठीक। तो लिंग चुनने का अधिकार है इसमें। एक तो इन्होंने कह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने कि तीसरा ऑप्शन भी आप इंक्लूड करो। ये जो राइट है, ये गरिमा के साथ जीवन जीने का अधिकार है, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, लाइफ विथ डिग्निटी। और जीवन का अधिकार, ये राइट टू लाइफ भी है। तो ये केस ये कहता है कि सभी आधिकारिक दस्तावेजों में इनको शामिल किया जाएगा। लेकिन अब आप एक बात बताओ, आधिकारिक दस्तावेजों में जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है वहाँ तो शामिल कर लिया, लेकिन क्या आप अपने दिमाग में शामिल कर पाओगे? क्या आप UPSC एस्पिरेंट होने के नाते खुद से ये इतनी कसम नहीं खा सकते कि आज से हम किसी भी तरह का, चाहे वो आपको डिसेबल्ड पर्सन दिखे। मोदी गवर्नमेंट ने बाकी कुछ काम किए हों या ना किए हों, एक काम अच्छा किया था कि डिसेबल्ड लोगों को स्पेशली एबल्ड या फिर दिव्यांग कहना शुरू कर दिया। तो परसेप्शन चेंज होता है इन चीज़ों से, और कुछ होता है या नहीं होता, आई डो नॉट नो, ठीक है। आपको भी नहीं पता, हमें भी नहीं पता। अगर आप ट्रांसजेंडर्स को देखकर मजाक उड़ाना बंद करो, और अगर लाइफ में आप ठान लेते हो कि मैं एक ट्रांसजेंडर की ज़िंदगी चेंज कर दूंगा, तो आप चाहे IAS बनो या ना बनो, आप अपने आप को ज़्यादा खुश पाओगे। तो ठीक है, ये केस में ये कहा गया था 3 लिंगों में से आप किसी एक को चुन सकते हैं, और ये अधिकार उस व्यक्ति का ही विकल्प होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई दूसरा आपको बता रहा है। OBC कोटे में आरक्षण मिलना चाहिए, और जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी है, समुदाय है, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए, जैसे NC/ST या NC/ST जो बनाए गए थे, उसकी तर्ज पर एक आयोग बनाया जाना चाहिए, नेशनल कमीशन फॉर ट्रांसजेंडर्स, ठीक है। फिर जो अगली न्यूज़ है, द हिंदू की नौशेरा का शेर। तो ये एक ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान थे। ये वरिष्ठतम अधिकारी थे जो भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध हुआ था 1947-48 में। उनकी कब्र है जामिया मिलिया इस्लामिया परिसर में। तो उसको क्या कहोगे, पुनर्जीवित करने की बात चल रही है। डैमेज हो चुकी थी, आर्मी इस चीज़ पर काम कर रही है। देन माई स्टाम्प योजना, जो इंडिया पोस्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के अंदर आता है, उन्होंने ये माई स्टाम्प योजना लाई थी कि आप अपने खुद पर्सनल स्टाम्प दे दो। तो लोगों ने दाऊद इब्राहिम और पता नहीं किस किस की फ़ोटोज़ प्रिंट करवा ली। व्यक्तिगत डाक टिकट, आप अपनी फ़ोटो वगैरह इनको देके पब्लिश करवा सकते थे, भारतीय डाक विभाग द्वारा योजना थी। तो आप क्या कर सकते थे, अपनी आपको फ़ोटो, अपनी खुद का एक डाक टिकट निकालना है, या फिर आप अपने पड़ोस की या किसी की, तो उनकी आप सॉफ्ट या हार्ड कॉपी उनको दे दो, 300 रुपये फ़ीस थी और हो जाएगा। तो लोगों ने दाऊद इब्राहिम का डाक टिकट निकलवा दिया। देन इसके बाद अगली न्यूज़ जो मेंस में काम आएगी, दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट या ई-वेस्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट। तो 2019 में, पिछले साल ही, भारत तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जनरेटर बन गया था। किसके बाद? चाइना और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद। ये डेटा अगर आप याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, मेंस में काम आएगा। 3.2 मिलियन टन, एटलीस्ट आपको ये आइडिया होना चाहिए किस रेंज में है। कभी कोई बिलियन बोल दे, 1000 बोल दे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। देन एंग्लो स्फेयर, ये एक न्यूज़ है जो C राजा मोहन, ये इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल मोस्टली लिखते हैं, इनके रेगुलर आर्टिकल्स आते हैं। और इंटरनेशनल रिलेशन या फिर पेपर 2 GS2, या फिर अगर आपका PSIR ऑप्शनल है तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इनके आर्टिकल। तो अगर आप किसी और के आर्टिकल ना भी पढ़ना पसंद करो, तो अगर आप इनके आर्टिकल पढ़ लो तो ठीक है। और हिंदी मीडियम में C उदय भास्कर, उनके जो आर्टिकल्स आते हैं वो आप पढ़ना पसंद करो तो उनको भी पढ़ लो, ठीक है।
तो देखते हैं इस एंजियोस्फीयर की क्या कहानी है। जैसे लिथोस्फीयर होता है, बायोस्फीयर होता है, हाइड्रोस्फीयर होता है, ऐसे ही एंग्लोस्फीयर मतलब इंग्लिश बोलने वाले, एंग्लो बना है वर्ड इंग्लिश से, तो इंग्लिश बोलने वाले कंट्रीज़ का एक स्फीयर है, उसे कहेंगे एंग्लोस्फीयर। आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ा हो तो उसमें एजुकेशन या शिक्षा वाला जो चैप्टर है वहाँ एंजिलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट की बात की गई है। ओरिएंटलिस्ट मतलब जो आपके महाद्वीपीय या प्रायद्वीपीय, ये अफ्रीका और एशिया वाले जो कंट्रीज़ हैं उनको ओरिएंटल कंट्रीज़ कहते थे, और एंजिलिस्ट मतलब अंग्रेजी बोलने वाले। ठीक, तो जो एंग्लोस्फीयर है या एंजिलोस्फीयर है, कोई औपचारिक समूह, समझौता, ट्रीटी, इंटरनेशनल ग्रुप ऐसा कुछ नहीं है। इसमें जो कंट्रीज़ हैं यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये मूल रूप से इसमें माने जाते हैं। इन कंट्रीज़ को देखो तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ अंग्रेज़ आज तक रह गए। ठीक है, यूके में तो खैर हुआ करते थे, यूएसए में चले गए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। अगर आप यहाँ देखो तो इनकी लोकल ट्राइब्स को अंग्रेज़ों ने बाहर खदेड़ दिया। ठीक, कुछ लोग आज के टाइम में एंग्लोस्फीयर के नवनिर्माण के रूप में भारत, आयरलैंड, सिंगापुर, जापान को भी देखते हैं। ठीक है, तो अब आप देखो भारत दो टाइप का है, एक है भारत, दूसरा है इंडिया। इंडिया वो है जो इंग्लिश से बना है, तो इंग्लिश, अगर इंडिया एंजिलोस्फीयर में आ सकता है तो फिर हिंदी भाषी लोग कहाँ जाएंगे। और ये आपको रिजल्ट्स में दिखता होगा, सारे एग्ज़ाम्स में दिखता होगा, और आपको खुद भी समझ आता होगा। तो इनको इन्फॉर्मेशन शेयरिंग या फिर जानकारी साझा करने के लिए 5 आँख की व्यवस्था कहते हैं। ये 5 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिनको 5 आइज़ कहा जाता है। तो ये कोई ऐसे ट्रीटी वगैरह से नहीं बना है, एक अनौपचारिक समूह है, कहीं कोई नाम नहीं लिया जाता, लेकिन लोग इंटरनेशनल रिलेशन में ये टर्म काफ़ी बार यूज़ करते हैं। ठीक है, तो बस आपके समय के लिए धन्यवाद। ऑफलाइन बैच करोल बाग में स्टार्ट होगा काफ़ी जल्दी, जनवरी में। जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइंस होंगी विद प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एंड जो भी बैच साइज़ होगा उसके बारे में आपको बहुत ही जल्दी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए, और 2 दिन और 2020 को काट लीजिए।